फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बम्पर बहाली आई है आरक्षी नागरिक पुलिस की। ठीक है, मतलब पुलिस में बम्पर वैकेंसी आई है। ये लगभग 60,244 पदों पर बहाली आई है। हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानने वाले हैं कि इस पद के लिए आपको वेतन कितनी मिलेगी, योग्यताएं क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, आरक्षण के व्यवस्थाएं क्या है, कब से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने जा रहा है, सिलेबस क्या है, शारीरिक योग्यता क्या है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह भी डिस्कस करने वाले हैं क्या यूपी से बाहर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है, विज्ञापन दी है। और ये विज्ञापन किसके लिए है? तो विज्ञापन है आरक्षी नागरिक पुलिस पद के लिए। ठीक है, आरक्षी नागरिक पुलिस पद क्या होता है यूपी में, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीधी भर्ती होने जा रही है कितने पदों पर? 60,244 पदों पर ये बहालियां होने जा रही है। इसमें अगर हम लोग बात कर ले नागरिक आरक्षी नागरिक पुलिस क्या होगा यूपी में, तो बिहार में जो कांस्टेबल होता है, ठीक है, बिहार में जो कांस्टेबल होता है वही वैकेंसी जो होती है वो यूपी में आरक्षी नागरिक पुलिस की होती है। ठीक है, तो एक भारी मात्रा में सिपाही की बहाली होने जा रही है यूपी में और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए वेतनमान जो है आपको कितना मिलेगा? पे बैंड 2 का, मतलब आपको पे मैट्रिक्स की बात कर ले वेतन में, पे मैट्रिक्स में आपको ये तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, पे लेवल जो है, पे लेवल अगर हम लोग 7th पे कमीशन की बात कर ले तो पे लेवल 3rd है। पहला पे लेवल 1800 का होता है, दूसरा 1900 का होता है, तीसरा 2000 का होता है। ठीक है, तो 2000 के आपको ग्रेड पे पर बहाली होने जा रही है, जिसमें आपको बेसिक सैलरी कितनी मिलने जा रही है? 21,700। मतलब आपको कुल सैलरी कितनी मिलेगी इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो 21,700 आपकी बेसिक सैलरी होगा, इस पर आपको 46% डीए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको एचआर मिलेगा। ठीक है, एचआरए मिलेगा आपको। लगभग यूपी में शहरों के अनुसार से एचआर होते हैं। ये एचआर आपको 8 से लेके 24% तक है। जिस तरह के शहर में आपका होगा एम्प्लॉयमेंट, वहां उस तरह से आपको एचआर मिलेंगे। साथ साथ आपको इसके अतिरिक्त मिलेगा अतिरिक्त भत्ता। ठीक है, जो पुलिस लोगों को अतिरिक्त भत्ता मिलता है वो मिलेगा। साथ साथ आपको टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस और मेडिकल अलाउंस मिलेगा। ठीक है, मेडिकल अलाउंस मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको सैलरी लगभग 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच की सैलरी आपको मिलेगी। स्मार्ट सैलरी है। ठीक है, और आपको वर्दी का रुतबा भी मिलेगा। ठीक है, वर्दी का रुतबा भी मिलने जा रहा है और स्मार्ट सैलरी भी मिलने जा रही है। पदों की कुल संख्या मैंने पहले भी बताया कि कितना है, 60,244 पद, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 24,102 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद है, ईबीसी ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 16,264 पद और एससी के लिए आपको 12,650 पद और एसटी कैटेगरी के लिए 1,204 पद है। मतलब कुल पदों की संख्या आपने देख लिया। ठीक है, और इसमें जो है आपको आरक्षण जो है, आरक्षी पुलिस पद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला दोनों पात्र होंगे और परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है। ठीक है, अब हम लोग ऑनलाइन आवेदन की बात कर ले तो ऑनलाइन आवेदन आपका भरना शुरू हो जाएगा 27 दिसंबर से। ठीक है, 27 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब है? 18 जनवरी है। परीक्षा शुल्क आप लोगों को 400 रुपए देने होंगे। ठीक है, और जहां तक योग्यता की बात है तो भारत के नागरिक हैं और आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के अस्थायी निवासी हैं। बाकी लोग जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यूपी से बाहर के लोग जो है वो जनरल कैटेगरी में आएंगे और जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या आपने देख लिया 24,102 है। मतलब यूपी से बाहर के स्टूडेंट भी इसमें आ सकते हैं और वो 24,102 पदों के लिए वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और सरकार ये आपको स्थापित बोर्ड, किसी भी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से आपको 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, ठीक है, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष अर्हता रखते हो, मतलब आप 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, 12वीं पास हैं तो डेफिनेट रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त जो है अधिमानी अर्हताएं जो है इसको भी जान लीजिए कि अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को प्रेफरेंस कैसे दिया जाएगा। जो लोग डोएक या नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर का ओ लेवल है उनको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा किए हुए हैं उनको भी इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। या राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी, ठीक है, एनसीसी के अंतर्गत जो है बी प्रमाणन अगर होंगे उनको बी प्रमाण पत्र मिलेगा तो डेफिनेट रूप से उनको
इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आयु सीमा की बात कर ले तो 1/7/2023 को आपको न्यूनतम उम्र सीमा 28 आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न हो, मतलब न्यूनतम उम्र सीमा 28 और मैक्सिमम उम्र सीमा इसमें 22 दी गई है। ठीक है, तो आप डेफिनेट रूप से देख लेंगे कि अगर आप इस उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। छूट की बात है तो छूट उम्र सीमा में किसको मिलता है? जो यहाँ के यूपी के स्थायी निवासी होंगे। चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। वैवाहिक स्थिति की बात कर ले तो नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिलाएं पात्र न होंगी जिनके ऐसे पुरुष से विवाह किया गया हो जिसके पूर्व एक पत्नी जीवित हो। मतलब शादीशुदा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एक से अधिक पुरुष मतलब पत्नी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप शारीरिक अगर स्वस्थता की बात कर ले तो आपको भर्ती की प्रक्रियाएं जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2005 के अनुसार होगा। आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे उनको ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के मतलब ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा। इस लिखित परीक्षा में आपको शामिल होना होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, मतलब मैथ और रीजनिंग। ठीक है, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस, सामान्य हिंदी और मैथ और रीजनिंग होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे। सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है और गलत उत्तर के लिए आपको 0.5 मतलब निगेटिव मार्क कट जाएंगे। यह है परीक्षा का पैटर्न। ठीक है, और ओएमआर आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। आपको ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। ठीक है, और ये आपको कैसे मार्क्स निर्धारित किया जाएगा इसका फॉर्मूला भी दिया गया है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं आगे कि अभिलेख आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराए जाएंगे। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड योग्यता धारक एवं राज्य के नीति के अनुसार इसके लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित करेगा। ठीक है, अभिलेखों की मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपको रिक्तियों के अनुसार बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षण की बात कर ले तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है ऊंचाई। ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग और जनरल वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है ऊंचाई। अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग के लिए रखा गया है न्यूनतम 160। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीना जो है 79 फुलाकर 84 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 77 फुलाकर 82। ठीक है, महिलाओं के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना जरूरी है। महिलाओं के लिए अगर बात कर ले तो महिलाओं के लिए जनरल वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखा गया है। महिलाओं के लिए वजन 40 किलोग्राम निश्चित किया गया है। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होगा। महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना होगा। ठीक है, तो दौड़ भी होगा इसमें। इसके अलावा चयन एवं अंतिम योग्यता कैसे होगा? ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों की एक चयन सूची नीति तैयार करेगी, दृष्टिगत देखते हुए तैयार करेगा और विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा। मतलब जो आपको लिखित परीक्षा में मार्क्स आएंगे, ठीक है, उसके अनुसार और जो आपने दक्षता परीक्षा में अगर सफल होते हैं तब आपको लिखित परीक्षा के मार्क्स के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये है चयन प्रक्रिया। आरक्षण और आयु सीमा में छूट जो है यूपी के जो नियमानुसार मिलेगा। ठीक है, यूपी में जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं उसके नियमानुसार मिलेगा। अब हम लोग बातें कर लेते हैं उम्र सीमा में। आपको देखिए, अनुसूचित जाति वाले को 21% आरक्षण दिया गया है। इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है उम्र सीमा। ठीक है, इनकी सर्टिफिकेट कहाँ से जारी होगा इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसका प्रारूप भी दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अनुसार अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट मिलती है। अन्य पिछड़े वर्ग को भी 5 वर्ष की छूट मिलती है और इनको जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप 2 को फॉलो करना होगा। इसको तहसीलदार तक जारी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए प्रारूप 4 दिया गया है। इनको 10% का आरक्षण मिलता है, आपको मालूम है। तो ये सभी प्रक्रियाएं हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो इसमें आ सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में आना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब हम लोग बातें कर लेते हैं आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं जो है। आपको upbpb.gov.in पर जाकर के ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, आपको भुगतान जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करना पड़ेगा। ठीक है,
हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की ओर। और फोटोग्राफ हस्ताक्षर, आप लोग इसको नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लेंगे, सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस ही सबसे पहले महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा है कि लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें 4 चीजें पढ़नी है हमको। जीके मतलब जनरल नॉलेज, इसके साथ साथ आपको जनरल हिंदी, इसके बाद मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैथ और रीजनिंग, ये 4 चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं सांस्कृतिक सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व और पुलिस प्रशासन से संबंधित जानकारी, मानवाधिकार से संबंधित जानकारी, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाएं। ठीक है, और मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, इस सभी मतलब आप कंप्लीट जनरल नॉलेज से प्रश्न आपके, हिंदी, सामान्य हिंदी से जो भी प्रश्न आते हैं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान होना चाहिए आपको, वर्णमाला, पर्यायवाची, विलोम, ये सभी चीज़ें, उपसर्ग वगैरह, ये सभी चीज़ें आपने देख लिया है। इसके अलावा आपको मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथमेटिक्स में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम से प्रश्न आएंगे, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से प्रश्न पूछे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज टेबल एंड ग्राफ्स। इसके अलावा मेंसुरेशन, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे और मिसलेनियस से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर मेंटल एबिलिटी की बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका रीजनिंग का, जिसमें डायग्राम पूछा जाएगा, सिंबॉलिक रिलेशन पूछा जाएगा, इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद परसेप्शन पूछा जाएगा, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाएगा, वर्ड अल्फाबेट, उसके बाद कॉमन सेंस टेस्ट पूछा जाएगा, डायरेक्शन सेंस पूछा जाएगा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, इसके बाद फोर्सफुलनेस आर्गुमेंट पूछा जाएगा, उसके बाद डिटरमाइनिंग, ये सभी चीज़ें पूछा जाएगा। उसके बाद आपको मतलब इस सभी चीज़ों को देखने से लगता है ऐसा कि आपसे मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी से जुड़ा हुआ प्रत्येक चीज पूछा जाएगा। ठीक है, आप देखें, कम्युनिकेशन हार्मोनी है, रूल्स ऑफ लॉ मतलब विधि के शासन, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन की क्षमता, ये सभी चीजें आपको पूछा जाएगा। आप एक बार इसको विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आईक्यू से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से, एबिलिटी से भी, ये समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान को भरना, ये सभी चीजें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने सिलेबस को भी देख लिया है। एक बार आप इस सबको विस्तार से और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे तथ्यों को आपने विस्तार से देख लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।